देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सीमापुर बस डिपो से बस लेने के बाद अब इंतजार था तो गोमती नगर पहुंचने का, जिसमें 3 घंटे का वक्त लगने वाला था। इस दौरान मैं बस की सीट पर बैठा फोन पर टाइम पास कर रहा था। शाम के 6 बज चुके थे और सूरज अपने क्षितिज पर था। कुछ ही देर में दिन रात की चादर ओढ़ने वाला था कि तभी अचानक ही बस रुक गई। जब बस के इस तरह से रुकने का कारण पता चला तो सभी यात्री के साथ मैं भी दंग रह गया। दरअसल बस का चालक बस चलाते चलाते ही मर गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस ड्राइवर की मौत कैसे हुई। धीरे धीरे पैसेंजर अपने अपने रास्ते वहां से निकल गए और मैं भी अब आगे के लिए कोई दूसरी सवारी देखने लगा। अब तक अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक यहाँ वहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि अभी कोई दूसरी सवारी तो नहीं मिलेगी, मगर बगल के स्टेशन से एक ट्रेन है रात के 9 बजे के करीब जो सिलोड़ी स्टेशन होते हुए जाती है, जो कि गोमती नगर के करीबी है। ये पता चलते ही मैं स्टेशन की तरफ निकल गया और तकरीबन 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं उस स्टेशन पर पहुंचा जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन के नाम पर सिंगल रेलवे ट्रैक और एक कमरा जो जर्जर हालत में था, और मध्यम पड़ी वहां की खंभों की लाइट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा स्टेशन अपनी अंतिम सांसें गिर रहा हो। घर में टिकट के लिए जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा तो पाया कि वहां की कुर्सी खाली पड़ी है। मैंने 1-2 बार आवाज भी दी, अरे कोई है क्या? मगर कोई जवाब नहीं आया, और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं वहीं पास के एक बेंच पर जाकर बैठ गया और ट्रेन के आने का मैं वेट करने लगा। कुछ देर में ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, पर अभी तक स्टेशन पर यह अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि कौन सी ट्रेन आ रही है। कुछ देर में वो ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लगी। क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, इसलिए मैं खुद ही पता लगाने के लिए ट्रेन के पास गया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि ट्रेन के सभी डिब्बों की खिड़कियां बंद थीं, यहाँ तक कि दरवाजे भी अंदर से पूरी तरह से लॉक थे, जिस वजह से मैं ये मालूम नहीं कर पाया कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। इसी बीच ट्रेन ने हॉर्न दिया और वो चल पड़ी। मैं अभी वहाँ पर खड़ा यही सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो शायद उसी ट्रेन से उतरा था। मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, क्या आप अभी इसी ट्रेन से उतरे हैं? इस पर वो आदमी अपने कंधे पर अपना बैग संभालते हुए बोला, हाँ हाँ भाई साहब, वो क्या है कि मुझे यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है मेहदू जंक्शन जाने के लिए। इस पर मैंने कहा, अच्छा, वैसे जिस ट्रेन से आप उतरे हो वो ट्रेन कहाँ तक की थी? इस पर वो आदमी बोला, खेड़ा जंक्शन आखिरी स्टॉपेज है उस ट्रेन का। अच्छा रुको, मैं ज़रा टिकट लेकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। इतना बोलते हुए वो टिकट काउंटर की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, टिकट काउंटर पर कोई नहीं है, चुपचाप से टीटी को फ़ाइन दे देना अगर पकड़े जाओ तो। इस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, वो तो ठीक है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई नहीं होगा तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ये बोलकर वो टिकट काउंटर की तरफ चला गया और मैं वापस उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो आदमी भी खाली हाथ ही लौटा और मेरे बगल में बैठते हुए बोला, आप सही कह रहे थे, वहाँ कोई भी नहीं है। अभी हम दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, यहाँ पर इतनी जोर जोर से क्यों बात कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? वो सब सो रहे हैं, अभी के अभी चुप हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो भिखारी सा दिखने वाला आदमी स्टेशन से बाहर चला गया। वहीं हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि ना तो हम जोर जोर से बातें कर रहे थे और ना ही उस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई सो रहा था। फिर पता नहीं क्यों वो आदमी बेमतलब का हमें डांट कर चला गया। खैर मैंने उस आदमी पर उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर हम दोनों कुछ देर के लिए चुप जरूर हो गए थे, और इसी बीच मुझे कुछ लोगों की कदमों की आहट सुनाई पड़ी जो कि स्टेशन के एंट्रेंस की तरफ से आ रही थी। मैं और वो आदमी एंट्रेंस की ओर देखने लगे और फिर हमें 10 से 12 लोग सफ़ेद कपड़ों में नजर आए जो किसी अर्थी को कांधा दिए स्टेशन में दाखिल हो रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा पूरा शरीर उन्हें देखते ही थरथराने लगा। फिर मैंने अपने साथ बैठे आदमी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा थरथरा रहा है।
हम दोनों किसी मूर्ति की तरह उन्हीं लोगों को एकटक देखे जा रहे थे। वो लोग उस अर्थी को लेकर प्लेटफार्म पर आए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी गाड़ी का वेट कर रहे हों। तभी वो आदमी लड़खड़ाती जुबान में बोला, भाई साहब मुझे टॉयलेट आ रही है, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलोगे। दरअसल वो आदमी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और घबराहट में तो नेचर कॉल आ ही जाती है। मैं ये बात अच्छे से समझ रहा था, लिहाजा मैं उसके साथ टॉयलेट के लिए चला गया। फिर जब हम दोनों टॉयलेट करके वापस आए तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे लोग अब वहाँ से जा चुके हैं, मगर उस लाश को प्लेटफार्म पर ही छोड़कर। ऐसे में अब तो और भी डर लगने लगा था। कुल मिलाकर उस वक्त स्टेशन पर सिर्फ 3 ही लोग थे, 2 जिंदा और 1 मुर्दा। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। अभी अभी बुरे ख्याल मन में आने शुरू ही हुए थे कि तभी मुझे पटरियों पर कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी, जिस वजह से मैं पटरियों की तरफ देखने लगा। हालांकि पटरी पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। इसी बीच वो आदमी अचानक ही पटरी की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा और वहाँ से भाग गया। वो इतना डर गया था कि उसने अपना बैग तक नहीं लिया और अब वहीं मेरी भी हवा टाइट हो गई थी। फिर जब मैंने दोबारा पटरी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक ताबूत पटरियों पर सरकता हुआ आ रहा है। मैं उस ताबूत को पटरियों पर सरकते देख वहीं जमसा गया। वो ताबूत ठीक उस लाश के पास आकर रुका। ताबूत के रुकते ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और मैं भी वहाँ से उस आदमी की तरह भाग जाना चाहता था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब मेरे पैर किसी पत्थर की तरह बेजान हो गए थे। तभी अचानक से उस ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक आदमी जो खून में लथपथ था उस ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस ताबूत में कुछ ऐसा था जो उस आदमी को अंदर खींचे जा रहा था। उस आदमी को बुरी तरह से नोचा काटा गया था, यहाँ तक कि उसके चेहरे का मांस तक कटकर लटक रहा था। ये सब देखकर मेरी तो पैंट तक गीली हो गई थी। तभी वो मुर्दा जिसे वो लोग प्लेटफार्म पर छोड़कर गए थे वो अर्थी से उठ खड़ा हुआ और उस ताबूत के अंदर जाने लगा कि उस ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे आदमी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भाई साहब मेरे घर वालों को बता देना कि मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं ये जान गया कि ये तो वही दूसरा मुसाफिर है जो मेरे साथ था, पर मैं इससे पहले कुछ बोलता कि तभी मेरा ध्यान टिकट काउंटर की खिड़की पर गया, जहाँ से एक आदमी मुझे इशारों में चुपचाप खड़े रहने के लिए कह रहा था। मैं अभी उसी की तरफ देख ही रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर मैं ये जानते हुए भी नहीं पलटा, क्योंकि वो खिड़की वाला आदमी अपने मुंह पर उंगली रखे इशारों में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ज़रा सा भी हिलना नहीं है। फिर जब पीछे से वो मेरे सामने आया तो मेरी सांसें थम सी गई थीं। दरअसल ये वही मुर्दा था जो प्लेटफार्म से उठकर उस ताबूत में जा रहा था, पर पता नहीं अब वो मेरे चारों तरफ चक्कर काटे जा रहा था। खैर मैंने किसी तरह अपनी सांसें रोक रखी और कुछ देर के बाद वो उसी ताबूत में चला गया। उसके ताबूत में जाते ही उस ताबूत का ढक्कन बंद हो गया और वो ताबूत भी वहाँ से अब गायब हो गया। ताबूत के गायब होते ही मुझे थोड़ा हल्का सा लगने लगा। मैं उसी वक्त उस खिड़की वाले के पास पहुँचा तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अंदर जाकर बैठ गया। मेरे अंदर जाते ही उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वैसे तो मैं अभी भी उतना ही डरा हुआ था, पर कुछ देर के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ। फिर जब मैंने पूछा कि आखिर ये सब है क्या, तो उस आदमी ने बताया कि यहीं पास में कालापुर नाम का एक गांव है जहां सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक बसते हैं और वो अपनी काली शक्ति से शैतान को बलि भेंट करते हैं। वो जो ताबूत तुम्हें पटरी पर दिखा था उसमें एक ऐसे ही शैतान को कैद किया गया था, पर कालापुर के तांत्रिक उस शैतान को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1.25 करोड़ लोगों की जान की भेंट देने के बाद ही वो शैतान जिंदा होगा। अब तक ना जाने कितने लोगों की भेंट वो चढ़ा चुके हैं। इस स्टेशन पर रात के वक्त खुले में घूमना फिरना या बातें करने का मतलब है कि उस ताबूत की भेंट चढ़ जाना। तुमने शायद पढ़ा नहीं, स्टेशन के हर दीवार पर लिखा है आवाज़ ना करें और ना ही ज़्यादा हिले डुलें। उस दूसरे मुसाफिर ने वहाँ से भागकर बहुत ही गलती कर दी और वो मारा गया। वहीं तुमने अपने डर पर काबू रखा और तुम बच गए। दोस्तों ये सब जानने के बाद मैं फिर से किसी मूर्ति की तरह बैठा रहा और सुबह होते ही
चुपचाप ट्रेन पकड़ी और वहाँ से निकल गया। आपकी ज़िंदगी कब खतरे में पड़ जाए ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया जितनी बड़ी है उससे भी ज़्यादा बड़े हैं इसके खौफनाक राज। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।